हेलो फ्रेंड्स, डीपली तैयारी विद पीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बिहार में जो प्राथमिक भर्ती है बीपीएससी के तहत, उसके लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट जा रहा हूँ करवाने, जो यूथ कंपटीशन से है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं। तो आपको बताना है कहाँ पे हैं। ऑप्शन में है पलवोय, राड़ा घुंडई, मेहरगढ़, बुर्जहोम। तो आपका ऑप्शन है यहाँ बुर्जहोम। इसके बारे में मैं बताता हूँ बुर्जहोम कैसे है, क्योंकि ये एक पुरातात्विक महत्व वाला जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित जो प्रमुख ऐतिहासिक हड़प्पाकालीन स्थल है उसमें है। यहाँ पर कई प्रकार की जो है प्राचीन भूमिगत गर्त आवास पाए गए हैं। बुर्जहोम में ही जो आपके मालिक के साथ जो कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है वो यहीं पर मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो सही है, जिसका ऑप्शन है बुर्जहोम। आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ तथा महान जनपद अस्तित्व में थीं। तो ये आपको अच्छे से पता होगा। ऑप्शन नंबर 16। कितना? 16। ऑप्शन नंबर डी का 16 है। बताते हैं आपको 16 और 16 में कौन कौन सी थी आपको। जैसे महाजनपद थे आपके टोटल 16 जो थे वो वत्स, जैसे राजधानी उसकी कौशाम्बी थी, और काशी की वाराणसी, अंग की चंपा। ऐसे ही आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट है वज्जी पूछेगा, वैशाली, मिथिला, विदेह में। और एक कौशल भी पूछता है जो आपका श्रावस्ती में है, उसकी राजधानी। एक अवंती भी पूछता है, उज्जैन। ऐसे ही करके 16 है टोटल। और एक सुरसेन जो जिसकी राजधानी मथुरा थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब आपको आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था। तो आपको अच्छे से पता होगा अगर आप इतिहास को पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आपका भटिंडा के किला में, ये जो भटिंडा का किला मुबारक में यहाँ पे कैद किया हुआ था, क्योंकि मलिक इख्तियार जो है हाँ भटिंडा के किला में ही वो कैद किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दीवान ए कोई के रूप में विख्यात कृषि विभाग के किसके द्वारा बनवाया गया था। तो आपको पता होगा ये ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। किसके में? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम था दीवान ए अमीर कोही। इस विभाग का मुख्य कार्य था जिसे कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करना या अधिकाधिक भूमि कृषि कार्य के अंतर्गत लाना था। जो आपकी बंजर भूमि थी, जिस पर कुछ न उपजाऊ होता, जिसको जो भूमियाँ अनुपजाऊ थीं उसको उपजाऊ बनाने के लिए इस पर काफ़ी जोर दिया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी। तो ये 1905 से पूर्व जो आपके बंगाल विभाजन से पूर्व जो घटना घटी थी वो आपका कौन सा था? चापेकर बंधुओं द्वारा प्ले कमिश्नर की हत्या। ठीक, ये जो है दामोदर हरि चापेकर जो थे और बालकृष्ण हरि चापेकर तथा वासुदेव हरि चापेकर, ये सगे भाई थे तीनों, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया था। दामोदर हरि चापेकर जो 22 जून 1897 को रैंड को और उसके लेफ्टिनेंट जो आर्यस्ट को गोली मारकर हत्या कर दी थी, वो उसी के बारे में पूछा है। ये 1905 के पूर्व जो घटना घटी थी बंगाल विभाजन से पूर्व। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश 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 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया है। तो किसमें किया गया है? अपमान दिवस के रूप में किया गया है, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भरने के लिए दिया है 6 अप्रैल 1919। इसमें हुआ क्या था? भारत में राष्ट्रीय क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए तथा जैसे जो भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, जो राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए न्यायाधीश जो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने एक केंद्रीय विधान परिषद को रॉलेट एक्ट बिल पारित किया था। तो इस अधिनियम के आधार पर ब्रिटिश सरकार जो थी वो किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी, और एक अधिनियम लाई थी कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के कानून जिसको कहा गया है। इस अधिनियम के विरोध में जो है 6 अप्रैल 1919 को एक राष्ट्रीय अपमान के रूप में मनाया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी। तो आपको पता ही होगा, आपकी एक मूवी भी बनी है उधम सिंह। वो जाके जो है उधम सिंह उसी के देश में जाके उसको मारता है। जैसे बताते हैं आप, जैसे जब रॉलेट एक्ट के विरोध में जब पंजाब में दो लोकप्रिय नेता थे, जो एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी गिरफ्तारी के विरोध के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। आपको अच्छे से पता होगा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जिसको जाना जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और वो 13 मार्च 1940 को
सरदार उधम सिंह ने कैस्टन हाल में लंदन में एक बैठक में संबोधित कर रहे थे। जनरल माइकल ओ डायर उन्हीं को गोली मारकर हत्या कर दी थी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका उधम सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? तो आपको पता ही होगा कौन नहीं था और कौन था, ये भी तो पता होगा। जैसे हिंदुस्तान, ये भगत सिंह इसमें नहीं थे, बाकी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे। इसमें क्या था कि एचआरए मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो के क्रांतिकारी 9 अगस्त 1925 को उत्तरी रेलवे के लखनऊ और सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन जा रही थी और उस ट्रेन में सरकारी खजाना था जिसको इन लोगों ने लूट लिया था और यह काकोरी कांड के नाम से भी चर्चित है, आपको पता होगा। सरकार ने काकोरी कांड के षड्यंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह व राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी थी, जबकि भगत सिंह ने जो है इसमें जो दिया है वो काकोरी ट्रेन डकैती के अभियुक्त नहीं थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है काकोरी कांड का नाम बदलकर अब काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है। ये करंट का क्वेश्चन है कि काकोरी कांड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? किसमें शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1917 में। ये 1917 में चंपारण जो बागान मालिकों के द्वारा प्रयुक्त तिनकठिया पद्धति के विरोध में किया गया था। एक अहिंसक आंदोलन था जिसमें भारत के गांधी के साथ अहिंसा के ऊपर लोगों का विश्वास सुदृढ़ किया था। ये इसी चंपारण सत्याग्रह के जो है 1917 में जो हुआ था आंदोलन, एक अहिंसक आंदोलन था, तिनकठिया पद्धति के विरोध में किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह आयोजित किया गया? बताना है आपको। ये आपका ऑप्शन नंबर 18 है। तिनकठिया पद्धति के बाद ये उन्होंने सूती मिल श्रमिकों के साथ एक सत्याग्रह आयोजित किया गया था, अहमदाबाद में किए थे। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। श्री गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में एक सूती मिल श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच मजदूरी बढ़ाने के सिलसिले में चल रहे थे विवाद में इन्होंने हस्तक्षेप करने के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। जैसे उस टाइम जो भारत में प्लेग आया हुआ था, इसी बीच देखिए आपको याद होगा कि कांग्रेस का एक अधिवेशन भी था, उसको भी टाल के पुणे से लेके मुंबई लाया गया था। जैसे ये क्या हुआ था कि अहमदाबाद में जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे क्योंकि बोनस 35% मिलता था। गांधी जी के अनशन पर बैठ गए। मिल मालिकों ने मामला न्यायाधिकरण में सौंप दिया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस फिर लास्ट में देने को कहा था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? किस देश से होकर नहीं गुजरती है? थाईलैंड से। कहाँ से? थाईलैंड से। इसमें कौन सा है आपका? थाईलैंड। थाईलैंड जो भूमध्य रेखा जो 13 देशों से होकर गुजरती है, जो निम्न है, मतलब इसके नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, साओ टोम हो गया, प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा हो गया, केन्या हो गया और सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ये इन सब 13 देशों से होकर गुजरती, जबकि थाईलैंड से होकर के नहीं गुजरती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और टोटल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 5 देशों के साथ। स्थलीय सीमा की बात यहाँ हो रही है। और सबसे लंबी सीमा जो बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जो 4096.7 किलोमीटर है। और सबसे छोटी अगर पूछेगा तो वो है आपका अफगानिस्तान। किसके साथ? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? ये जो धौलागिरी है, धौलागिरी जो है वो ये जो धौलागिरी पर्वत का नाम संस्कृत के धवल शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। धवल का अर्थ होता है श्वेत, अतः इसे श्वेत पर्वत भी कहा जाता है। धौलागिरी जो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही भाग है जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसका विस्तार अगर आप देखेंगे तो एक पश्चिम में भेरी नदी है। कौन सी नदी? भेरी नदी। और आपके पूर्व में जो है वो काली गंडक नदी। कौन सी? काली गंडक नदी। ये यहाँ तक है, इसका विस्तार पाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी 2003 में। क्या? 2003 में। अच्छा, 2003 में जो हुआ था ये आपका भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में हुई। इसकी स्थापना जैव विविधता एक्ट 2002 के तहत ही की गई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में निम्न कोटिवर्गकृत वनों को पुनर्जीवित करने में
अपनी विफलताओं को स्वीकार किया, मतलब ये अपनी विफलताओं को स्वीकार किया कि ये जो एक पौधे होते हैं, कौन सा पौधा है जिसमें आपका ऑप्शन में दिया है पलाश, साल, पियाल, सागौन। इसमें साल के पौधे को, क्या साल एक पौधा होता है, आप देखे भी होंगे और सुने भी, अगर नहीं देखे होंगे तो सुने तो जरूर ही होंगे। इसमें क्या था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आपका 1972 में आया था, जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों को संरक्षण हेतु एक अधिनियमित किए जाने के पश्चात जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसके दक्षिणी जिलों में अरबरी जो वन रेंज है वो अवक्रमित साल वनों के पुनर्जीवित करने में जो वन विभाग अपनी गलती का उसको एहसास हुआ था। एक है बेसल, अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बेसल प्रोटोकॉल। अब आप कमेंट में भी बताइए, अब जो कुछ भी अगर गलतियाँ होंगी या फिर आपको जो कुछ भी पूछना होगा आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इसमें क्या पूछा है, बेसल प्रोटोकॉल, तो ये वर्ष 1989 में जो बेसल एक स्विट्ज़रलैंड में एक बेसल मतलब BC बेसल कन्वेंशन हस्ताक्षर किए गए थे, इसके मुख्य प्रावधान थे। बेसल एक अपशिष्ट पदार्थों को सीमा पार स्थानांतरण से संबंधित है, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन है इसमें डी सही होगा, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है, क्या संयुक्त ग्रीन राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय, इसमें आपका मुख्यालय पूछ रहा है, ये कहाँ किस देश में है, तो इसमें दक्षिण कोरिया में है। कहाँ, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया में। ये आपका जो है मतलब संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष जो मुख्यालय दक्षिण कोरिया, ये एक इंचियोन शहर है उसमें है, यहाँ एक 24 सदस्यीय बोर्ड एक संचालित होता है, उसी में है। अगला क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पर है, कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पर है, बताइए। हेलिएंथस एनुएस, हेलिएंथस एनुअस जो है आपका विलुप्त होने के कगार पर है, जो असंवेदनशील एक के कारण होता है। इसका जो पादप ये है विलुप्त होने के कगार पर है। सामान्यतः इसका जो है सूरजमुखी के नाम से जाना जाता है हेलिएंथस। कुल में लगभग 60 जातियाँ पाई जाती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाओ खोआ वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा नदी के, किस पे, ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक। ये वह लाओ खोआ वन्यजीव अभ्यारण्य असम के नागांव जिले के ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर असम में है। ये इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। यह लगभग 70.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है। यह अभ्यारण्य एशियाई जल जैसे भैंसों और एक सिंह गैंडों वाले जो आप एक सिंह गैंडा जो पाया जाता है उसके लिए एक आदर्श आवास है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी वन्यजीव अभ्यारण्य में है। इंदिरा गांधी, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है, बताइए। ये है आपका श्रीनगर में, कहाँ, श्रीनगर में। इंदिरा गांधी जो मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है डल झील के किनारे है, एक जबरवान पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। पहले इस उद्यान को सिराज बाग के नाम से भी जाना जाता था। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। वर्ष 2007 में ट्यूलिप जो समारोह मनाया जाने लगा इसका, जिसका उद्देश्य एक पर्यटन को बढ़ावा देना है। भारत, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है, बताइए किस और के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताते हैं। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। भारत सरकार अधिनियम 1919 में को जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे जबकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी और संपत्ति या शिक्षा के आधार पर, जो शिक्षा है और संपत्ति है उसके आधार पर सीमित संख्या के लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इसी कानून के तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, UPSC का। अगला क्वेश्चन है, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान निर्माण जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य जो था संविधान के निर्माण में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा संप्रभुता को मूल भाव के रूप में प्रकट करना था। इस संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को सभा को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव दिया। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रतिक्रियाओं का विवरण देता है, तो पहले आपको ऑप्शन नंबर ए के बारे में बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए के बारे में जो भाग 13 है, भाग 13 में क्या है कि आपका जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य समागम है। और भाग 20 जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो संविधान संशोधन है इसमें। और ये भाग 11 में जो है आपका संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है। और भाग 15 में
निर्वाचन है। क्या है? भाग 15 में निर्वाचन है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? इसमें अनुच्छेद 18। क्या है? अनुच्छेद 18। इसमें क्या है कि भारत के संविधान का जो है 18 में उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि जो राज्य प्रदान नहीं करेगा। साथ ही देश का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेश उपाधि नहीं धारण करेगा या स्वीकार नहीं करेगा। और आपका पूछा है अनुच्छेद 5, पहला ऑप्शन पे आते हैं। तो इसमें संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है। और अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। और आपका अनुच्छेद 43 जो है वो राज्य सभी को काम देने के लिए कुटीर उद्योगों का विकास करेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? कौन सा है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 154। इसमें क्या है कि राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। और आपका 157 दिया है। 157 में राज्यपाल नियुक्ति के होने के लिए अर्थाएं पूछा है। और 156 में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। और 150 में है संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित? बताइए कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित? तो भाग 2, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर ए भाग 6। भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्य है। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तो 152 से 237। और इसमें अगर अनुच्छेद पूछेगा तो नागरिकता से जो भाग 2 अगर पूछेगा तो ये नागरिकता संबंधित जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, 5 से 11। और भाग 13 जो है, भाग 8 है, संघ और राज्य क्षेत्र दिया है 239 से 242 तक, 242। और आपका भाग 12 है। भाग 12 में जो है वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद है, जो अनुच्छेद 264 से 300 ए तक है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? कितनी बार? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। ना कोई उम्र है ना कोई सीमा है, अधिकतम उम्र कोई नहीं है। जैसे एक भारतीय संसद प्रधानमंत्री का एक विशेष स्थान प्राप्त है। भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद की नियुक्ति होने की कोई सीमा नहीं है। वह जितनी बार चाहे उतनी बार वह पद के लिए योग्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्थगन प्रस्ताव। ये स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए मुख्य उद्देश्य जो अविलंबनीय लोक महत्व मामले की ओर से सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तब सदन में अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले में जो चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। ये 50 सदस्य होने चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? बताइए कौन सा राज्य विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? इसमें जो संबंधित राज्य के राज्यपाल होंगे वो नामित करने की शक्ति रखता है। और इसकी शक्तियां और कार्य क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। वो मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव हुआ, महाधिवक्ता हुआ, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। और विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति भी उसके पास होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में संबंध में कानून बनाने का विशेष शक्तियां हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए 246 में, भारतीय संविधान में 246 में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में संबंध में कानून बनाने का विशेष शक्तियां हैं। संविधान के अनुच्छेद 292 और 93 में क्या दिया है कि क्रमशः संघ तथा राज्य सरकारों को ऋण लेने का भी अधिकार प्रदान करता है। अब आगे आपका देखिए साइंस का एक क्वेश्चन है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? बताइए क्या है इकाई मापने का? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? ये आपका एंगस्ट्रॉम। इसी माध्यम में किसी तरंग के संचरण की दशा में दो क्रमिक शीर्षों का या तो क्रमिक करतों के बीच की दूरी को उस तरंग की तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे एंगस्ट्रॉम द्वारा निरूपित किया जाता है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई है। इसका नाम जो है स्वीडिश वैज्ञानिक एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम के नाम पर रखा गया है। यह एक एंगस्ट्रॉम प्रायः 10⁻⁻10 मीटर या 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। ये भी देखिए एक साइंस का क्वेश्चन है। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन का। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफोन। ये हाइड्रोफोन एक वैज्ञानिक उपकरण है। यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। और वो ये देखो आपका ऑप्शन नंबर ए में बोला है बोलोमीटर। बोलोमीटर एक वायुमंडल के जल वाष्प का अंश है। और इलेक्ट्रोमीटर भी एक होता है। इलेक्ट्रोमीटर जो है वो दूध की शुद्धता नापा जाता है। और एनोमीटर जो है वायु की गति को नापता है। सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप और एनोमीटर वायु की गति। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है?
अब आते हैं अब अगला क्वेश्चन जो है वो हम आपको इसके बाद कल करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है। इसके बाद मैं आपको फटाफट रिवीजन करवाऊंगा। इस पहले आपको अच्छे से समझा लेता हूँ, फिर एक एक क्वेश्चन करके मैं आपको फटाफट रिवीजन करवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।